नमस्कार साथियों, आज वाले क्लास में अपन जो जापान के राजनीतिक दल हैं उनके बारे में आज अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा साथियों आपका जो बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का जो सिलेबस है यानी कि प्रमुख राज्य व्यवस्था है, आपका पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्था है। तो सुनिए, जो जापान का संविधान आपको दिया गया है, तो जापान के संविधान में अपन राजनीतिक दल टॉपिक है अपना, तो ये राजनीतिक दल के बारे में आज अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो साथियों अपनी जो पिछले वाली क्लासें हुई तो उसमें मैंने बताया कि जो भाग है राज्य व्यवस्था वाला पेपर है, या जैसे अपन व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें तो सभी देशों में राजनीतिक दल पाए जाते हैं और राजनीतिक दलों को उस देश के एक तरह से प्राण कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको वहाँ के लोकतंत्र के प्राण कहा गया है राजनीतिक दलों को। तो ये आपको जिस प्रकार से छोटी बात आपको जैसे राजनीतिक दलों के बारे में परीक्षा में पूछी जाती है, उस प्रकार की बात आपको लिखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो है एग्जामिनर को प्रभावित करती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज राजनीतिक दलों के बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। 3 बिंदु मैंने यहाँ लिखे हैं साथियों। सबसे पहला मैंने लिखा है कि जापान में राजनीतिक दलों का विकास। नंबर 2 मैंने लिखा है जापान के प्रमुख राजनीतिक दल, यानी कि जिस प्रकार से अपने भारत में 6-7 प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसी प्रकार जापान में भी प्रमुख राजनीतिक दल है, वो मैंने यहाँ लिखे हैं। कौन कौन से लिखे हैं? जैसे पहला लिखा है उदार लोकतांत्रिक दल, जिसकी स्थापना 1955 में हुई है, यानी कि जो गठन की जो सन है वो भी मैंने यहाँ साथ में लिखी है। तो सबसे पहला मैंने लिखा है कि उदार लोकतांत्रिक दल 1955 में हुआ है। नंबर 2 लिखा है जापानी समाजवादी दल 1955 में। कोमिटो यहाँ 1964 में लिखा है। समाजवादी लोकतंत्रीय दल है 1966 मैंने लिखा है। जापान साम्यवादी दल 1922 में लिखा है। न्यू फ्रंटियर पार्टी की स्थापना जो 1996 में हुई है। तीसरा बिंदु मैंने यहाँ लिखा कि जापान राजनीतिक दलों की विशेषताएं, जो जापान में राजनीतिक दल है उनकी जो विशेषताएं वो कौन कौन सी है। सबसे पहला बिंदु मैंने लिखा है राजनीतिक दलों के सूत्र उच्च वर्गीय लोगों के हाथों में। नंबर 2 विशेषता लिखी है संवैधानिक मान्यता का अभाव। नंबर 3 लिखा है राष्ट्रीय आधार का अभाव। नंबर 4 मैंने लिखा है लोकशाही की प्रभावी भूमिका। नंबर 5 मैंने लिखा है कि पेशेवर राजनीतिज्ञों की समूह है। नंबर 6 लिखा है पेशेवर गुटबंदी की प्रवृत्ति। तो ये काफी सारी विशेषताएं मैंने यहाँ लिखी हैं, तो आप इसको साथ साथ जो मैं बोलता जाता हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि राजनीतिक दलों के संदर्भ में भी आपको छोटा या बड़ा सवाल यहाँ पूछा जा सकता है। जैसे 2 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि जापान के जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उन 2 दलों के नाम लिखिए या उनकी स्थापना कब हुई, उनकी स्थापना भी लिखिए। राजनीतिक दलों के नाम आपसे पूछा जा सकता है, विशेषताएं पूछी जा सकती है। तो सवाल जो है छोटा या बड़ा कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से लगभग राजनीतिक दलों से तो सभी परिचित, जिस प्रकार भारत में राजनीतिक दल पाए जाते हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है, और बहुजन समाजवादी पार्टी है, कई क्षेत्रीय दल है बहुत सारे। उसी प्रकार जो है जापान में भी प्रमुख राजनीतिक दल जो मैंने पाए जाते हैं वो उनकी संख्या मैंने यहाँ लिखी है, डेट वाइज लिखी है, तो आप अपनी नोट में इनको नोट करते जाइए। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कि जापान में राजनीतिक दलों का जो विकास है उसके संदर्भ में, यानी कि जिस प्रकार से भारत में राजनीतिक दलों का विकास धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में, ठीक है, उसी प्रकार जो है जापान में भी राजनीतिक दलों का धीरे धीरे विकास हुआ है। उन दलों का विकास से हुआ है वो अपन यहाँ देखते हैं एक बार। तो अन्य देशों की तरह जापान में भी राजनीतिक दल सामाजिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का एकमात्र तथा सबसे महत्वपूर्ण यंत्र बन गया है, तथा इस कारण यह उत्तरदायी संसदीय शासन के सफल संचालन के लिए अपरिहार्य भी हो गया है। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है। यानी कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र के प्राण कहा गया है राजनीतिक दलों को। दलों के अभाव में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उन्हें प्रजातंत्र का प्राण कहा गया है। हूवर के शब्दों में प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है। यानी कि विचार के हूवर वो अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहते हैं राजनीतिक दलों के बारे में कि प्रजातंत्रात्मक यंत्र के लिए राजनीतिक चालन में राजनीतिक दल तेल के समान है। यानी कि उनको जिस प्रकार एक मशीन में तेल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, उसी से वो मशीन चलती है, उसी प्रकार जो है
एक प्रजातंत्रात्मक शासन में राजनीतिक दल जो है तेल के समान जो है उसको चलाने का कार्य करते हैं। मुनरो के शब्दों में प्रजातंत्रात्मक शासन दलीय शासन का एक दूसरा नाम है। जो प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रहे मुनरो वो भी कह रहे हैं कि प्रजातंत्रात्मक शासन में जो दलीय शासन का दूसरा ही नाम राजनीतिक दलों को कहा गया है। ब्राइस ने लिखा है कि राजनीतिक दल अनिवार्य है, उनका कोई भी बड़ा देश उनके बिना नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति ने यह नहीं दिखाया कि लोकतंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। यानी कि जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उनमें राजनीतिक दल पाए जाते हैं, उनके बिना जो है एक सफल लोकतंत्र की जो है कल्पना नहीं की जा सकती। जापान में दलीय गुटबंदी का इतिहास काफी पुराना रहा है, तथापि यह इतिहास विशेष प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। पुराने समय की दलीय व्यवस्था जिस रूप सम्राट के निकटवर्ती लोगों की गुटबंदियों का ही होता था। यानी कि जो जापान में प्राचीन संविधान था उसमें सम्राट के बारे में कहा गया कि लगभग उसकी परीक्षकों की गुटबंदी होती थी। जापान के लोगों के अनेक कष्टों का कारण भी यही रहा, किंतु द्वितीय महायुद्ध के बाद निर्मित नए संविधान की क्रियान्वयन, द्वितीय महायुद्ध के बाद जब जापान में नया संविधान निर्मित किया गया तो उसके क्रियान्वयन में राजनीतिक दलों की भूमिका में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यामागा के शब्दों में पिछले 4 दशकों के विविध प्रकार के अनुभवों के बाद जापान के लोग राजनीतिक दलों को अपने जीवन का एक आवश्यक तत्व समझने लगे। आज जापान में बहुदलीय पद्धति विद्यमान है। तो ये जो चीज बात आपको पूछी जा सकती है कि जो जापान में दलीय पद्धतियों किस प्रकार की है, तो आपको उसमें लिखना है बहुदलीय पद्धति है। इसके लिए इन्होंने जापान को 1.5 दलीय राज्य कहा है। तो अब जो है जापान के प्रमुख राजनीतिक दल है उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा परिचय करते हैं कि जो जापान के राजनीतिक दल है वो मैंने लिखे हैं 6 राजनीतिक दल मैंने लिखे हैं। सबसे पहला मैंने लिखा है उदार लोकतांत्रिक दल जिसकी स्थापना 1955 में हुई है। जापानी समाजवादी दल 1955 में, कोमेट 1964। तो इस प्रकार के जो छोटे शब्द हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन उदार लोकतांत्रिक दल जिसकी स्थापना 1955 में हुआ, गठन 1955 में हुआ है, उसके बारे में उसका इतिहास हम देखते हैं। उदार लोकतांत्रिक दल, उदार लोकतांत्रिक दल जापान का अनुदार दल है। जिस प्रकार ब्रिटेन के समाज में उदार और अनुदार दल अपन ने पढ़े हैं, उसी प्रकार जो है जापान के संविधान में भी अनुदार दल है। तो ये जो उदार लोकतांत्रिक दल है इसको अनुदार लोकतांत्रिक दल की संज्ञा दी गई है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे उद्योगपतियों और व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है। यानी कि उद्योगपतियों, पेशे और राजनीतिक दल से संबंधित है ये दल। तो इसे उद्योगपतियों और व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है। इस दल की नीतियां कतिपय प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि कौन कौन से सिद्धांत इसमें दिए गए हैं कि जापान में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, शांति और सार्वजनिक न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जोर देना, तीसरा सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर जोर देना, नंबर 4 व्यक्ति पहल और खुली अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। डाइट के 1988 के चुनाव में प्रतिनिधि सभा ने इस दल को 302 तथा सभासद सदन को 144 सीटें मिली। तो ये जो है पेशेवर राजनीतियों से संबंधित है और इसके जो सिद्धांत है वो मैंने यहाँ बताया है। एक बार उन सिद्धांतों को मैं दोबारा से यहाँ बताना चाहूंगा कि जापान में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना, शांति और सार्वभौमिक न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जोर देना, नंबर 3 सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर जोर देना, व्यक्ति पहल और खुली अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। तो ये इसके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। तो उदार लोकतांत्रिक दल 1995 से ही सत्ता में रहा है, 1995 सत्ता में रहा है, लेकिन अनेक विद्वानों, भ्रष्टाचार के आरोप और वित्तीय अनियमितताओं के कारण इनके शासन में कई विकृतियां आ गई। पार्टी के दर्जनों असंतुष्ट सदस्य दल बदल करके विपक्षी खेमों में चले गए। तो ये जो है इसका सामान्य से परिचय उदार लोकतांत्रिक दल का। नंबर 2 बात करते हैं जापानी समाजवादी दल जिसकी स्थापना 1955 में यहाँ हुई है। अक्टूबर 1955 में समाजवादी दल के दक्षिणपंथी और वामपंथी गुटों के सम्मेलन से जापानी समाजवादी दल का निर्माण हुआ है। दक्षिणपंथी और जो है वामपंथी गुटों के मिलने से इस दल का निर्माण यहाँ हुआ है। लंबे समय तक यह दल एक विरोधी दल के रूप में रहा, यानी विपक्ष के रूप में इस दल ने अधिकतर काम किया गया। इस दल का उद्देश्य जापान में शांतिपूर्ण वैधानिक साधनों से समाजवादी समाज की स्थापना करना है, यानी समाजवादी शासन की स्थापना करने पर यह दल जो पिता है। इसके अनुसार नियोजित आर्थिक विकास पर जोर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की नीति का समर्थक और जापान की
अमेरिका के साथ परस्पर सहयोग एवं सुरक्षा संधि का यह विरोधी रहा है। 1928 के चुनाव में इसे प्रतिनिधि सदन के लिए 86 और सभा सदन के लिए 42 सीटें इसको जो है प्राप्त हुई है। तो ये इसका जो सामान्य परिचय है। नंबर तीसरे राजदल की यहाँ बात करते हैं कोमेटो, जिसकी स्थापना 1964 में हुई है। तो कोमेटो के बारे में याद रखते हैं कि कोमेटो का गठन जो है नवंबर 1964 में हुआ। प्रारंभ में यह दल एक धार्मिक समूह सोकागाकी के राजनीतिक बुझा था, यानी कि धार्मिक रूप से ये समर्थित दल है, तो इसको धार्मिक दल की संज्ञा यहाँ दी गई है। बाद में उससे संबंध विच्छेद करके उसने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। यह दल ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसका आधार मानवीय समाजवाद की नवीन अवधारणा है। यह संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करता है। यह ऐसी संतुलित किंतु तटस्थ विदेश नीति का समर्थक है जो किसी देश की तरफ झुकी हुई नहीं। यह तटस्थता की नीति को अपनाने पर जोर देता है और जो है संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करता है। नंबर 4 की बात करते हैं समाजवादी लोकतंत्रीय दल, जिसकी स्थापना 1966 में हुई है। तो समाजवादी लोकतंत्रीय दल जनवरी 1966 में स्थापना हुई इसकी। यह दल उन लोगों ने बनाया जो समाजवादी पार्टी से टूटकर अलग हुए थे। जो समाजवादी पार्टी जापान समाजवादी दल, उससे अलग होकर लोगों ने यह दल बनाया। यह दल समाजवादी नीतियों में विश्वास करता है किंतु उसके अतिवादी रूप को पसंद वो नहीं करता। यह लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता है। यह नियोजित आर्थिक विकास के माध्यम से आर्थिक स्रोतों का विवेकपूर्ण वितरण चाहता है। यह जापान अमेरिका संधि को बनाए रखने के पक्ष में, जो जापान और अमेरिका की जो संधि है उसको बनाए रखने के पक्ष का समर्थन ये करता है। फिर नंबर 5 की बात करते हैं जापान साम्यवादी दल, जिसकी स्थापना 1922 में यहाँ हुई है। तो इसका जो गठन 1922 में हुआ, किंतु द्वितीय महायुद्ध के अंत तक यह प्रतिबंधित रहा, इसको प्रतिबंधित किया गया। यह दल जापान में लोकतांत्रिक क्रांति के माध्यम से साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहता है, यानी कि साम्यवादी समाज की स्थापना ये समाज करना चाहता है। लोकतांत्रिक क्रांति से इसका तात्पर्य है कि श्रमिक वर्ग की मुक्ति तथा जापानी लोगों की स्वतंत्रता। तो इस बात का ये समर्थन करता है। नंबर 6 बात करते हैं न्यू फ्रंटियर पार्टी, जिसकी स्थापना 1946 में हुई, यानी कि इसको स्थापित हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। सबसे लास्ट में जो राजनीतिक दल स्थापित हुआ है न्यू फ्रंटियर पार्टी। तो विरोधी दलों ने एलडीपी से टूटकर यह बना दल न्यू फ्रंटियर पार्टी, जो 1996 के बाद सदन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि 1996 के चुनाव में इसको बाद में ज्यादा सीटें मिली हैं। इस पार्टी में इसे 156 स्थान प्राप्त हुए, जबकि पिछले सदन में इसकी संख्या 160 थी। यह एक बहुमतीय निर्वाचन क्षेत्र में 96 तथा दलीय प्रतिनिधि क्षेत्र में 7 स्थान इसने प्राप्त यहाँ किए हैं। तो ये जो है न्यू फ्रंटियर पार्टी 1996 में अस्तित्व में आई है। तो ये हो गए जापान के प्रमुख राजनीतिक दल, उदार लोकतांत्रिक दल, जापानी समाजवादी दल, कोमिटो समाजवादी लोकतंत्रीय दल, जापान साम्यवादी दल और न्यू फ्रंटियर पार्टी। ठीक है, अब साथियों अपन आते हैं तीसरे बिंदु की ओर। यहाँ जो है प्राइवेट दलों की विशेषताएं, इसमें से आपको सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से कि जो जापानी राजनीतिक दलों की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि राजनीतिक दलों की सूत्र जो है उच्च वर्गीय लोगों के हाथों में, यानी कि जो उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं, अधिकतर पैसे वाले या शक्तिशाली हैं, उनके हाथों में जो राजनीतिक दलों की जो बागडोर रहती है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा कि संवैधानिक मान्यता का अभाव, राष्ट्रीय आधार पर अभाव। तो सबसे पहले मैं देखिए राजनीतिक दलों के उच्च वर्गीय लोगों के हाथों में जो सत्ता सौंपी हुई है उसके बारे में, कि जापान की विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण जापान की दलीय व्यवस्था में पहल अपनी समाज की उच्च स्तरीय वर्गों के हाथों में है, यानी कि जो उच्च वर्ग है, शक्तिशाली वर्ग है, उनके हाथों में इनकी बागडोर जो है थमी हुई है। तो साथियों अपन यहाँ जैसे भारत के संदर्भ में भी अपन बात करते हैं, तो यहाँ भारत में भी जो राजनीतिक दलों की जो सत्ता है, जो शासन की बागडोर है, वो उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में यहाँ बंधी हुई है या उनको वो थमे हुए हैं। आम जनता के मस्तिष्क को राजनीति व राजनीतिक दल अपनी केवल निर्वाचन के समय ही उद्वेलित करते हैं, यानी कि चुनाव के समय ही वो जनता को एक तरह से उग्र करने की वो कोशिश करते हैं और अपने समर्थन में उसको करने की कोशिश करते हैं। आम जनता अभी पहले की तरह ही प्रभावशाली व्यक्तियों की पूजा करने वाले व नेता भक्त हैं, जिनका परिणाम यह होता है कि नेता लोगों की आपसी खींचतान के आधार पर
वहां दलों की आंतरिक गुटबंदी, दल बदल, एक दल के स्थान पर अनेक गुटों का निर्माण आदि बातें उसी प्रकार होती है जैसे फ्रांस में होती है। तो ये विशेषता जो है वो भारत में भी एक तरह से पाई जाती है। इनकी जो चुनाव के समय जो है जो राजनेता है वो जनता को अपने पक्ष में करने की वो कोशिश करते हैं। नंबर 2 है संवैधानिक मान्यता का अभाव, यानी कि इनको एक तरह से संविधान के द्वारा जो है जापान के राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं मिली हुई है। राजनीतिक दलों के कार्यकलापों के बारे में जापान का संविधान मौन है, यानी कि इनके संविधान में जो है राजनीतिक दलों के बारे में विशेष प्रावधान यहाँ नहीं किए गए हैं। पूर्व सोवियत संघ या चीन की भांति जापान के संविधान में किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान यहाँ नहीं की गई है। अतः जापान में राजनीतिक दल संविधान के बाहर की वस्तु है, यानी कि इनको संविधान में अलग से इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो संविधान इनके गठन के मामले में या इनके कार्यकलापों के बारे में कौन है। नंबर 3 की बात करते हैं कि राष्ट्रीय आधार का अभाव। नंबर 3 जो है राष्ट्रीय आधार का अभाव यहाँ पाया जाता है। जापान के राजनीतिक दलों का रूप क्षेत्रीय अधिक है, राष्ट्रीय कम है, यानी कि क्षेत्र के आधार पर दलों का गठन एक तरह से हुआ तो क्षेत्रीय प्रभाव इनका ज्यादा है, बाकी राष्ट्र के स्तर पर कम है। राजनीतिक दलों के संगठन का आधार क्षेत्रीय होने के कारण ही जापान का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो अखिल देशीय आधार पर देश के किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कि क्षेत्रीय आधार पर इनका गठन हुआ है, देश के आधार पर इनका गठन नहीं हुआ है या किसी विशेष वर्ग का ये प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। नंबर 4 मैंने लिखा कि नौकरशाही की प्रभावी भूमिका, यानी कि वहां की जो राजनीतिक दल है उनमें नौकरशाही या अधिकारियों की भूमिका ज्यादा पाई जाती है। जापान के राजनीतिक दलों में नौकरशाही से आने वाले अधिकारियों की प्रभावी भूमिका ज्यादा रहती है। चुनाव लड़कर ये अधिकारी दल, डायट तथा कैबिनेट में बड़े सक्रिय और प्रभावी हो जाते हैं, यानी कि जो अधिकारी वर्ग है वो चुनाव में ज्यादा भाग यहाँ लेता है। युद्धोत्तर काल के प्रधानमंत्रियों में अधिकांश व्यक्ति नौकरशाही से आए अफसर थे। यानागा के अनुसार इसका परिणाम यह हुआ कि जापानी राजनीतिक एक प्रकार से अधिकारी तंत्र के प्रभाव में आ गई, यानी कि वहां की जो राज व्यवस्था थी वो एक तरह से अफसरशाही के प्रभाव में वहां आ गई। नंबर 5 करते हैं कि पेशेवर राजनीतिज्ञों के समूह है, यानी कि धनवानों के समूह है। वहां जो राजनीतिज्ञ हैं वो धनवानी लोगों के समूह एक तरह से बन गए हैं। तो जापानी राजनीतिक दलों का जनाधार काफी कमजोर है। राजनीतिक दल पेशेवर राजनीतिज्ञों के समूह होते हैं जिनकी गतिविधियां बड़े बड़े शहरों में केंद्रित रहती हैं। वे अपने चुनाव क्षेत्रों में केवल चुनाव के दिन आते हैं और बाकी समय में उनकी गतिविधियां प्रतिनिधि सभा तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि भारत के संदर्भ में और जापान के जो राजनीतिक दल वो लगभग सेम स्थितियां एक तरह से पाई जाती हैं अगर हम उनका विश्लेषण करते हैं तो। यानी कि भारत में जो भी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई जो नेता हैं वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही अपने क्षेत्रों का दौरा करते हैं, वही स्थिति यहाँ जापान के संदर्भ में है। यानी कि जो धनवान और एसी वाले कमरों में रहने वाले लोग हैं वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही अपने क्षेत्रों का दौरा करते हैं और चुनाव को लोगों को आकर्षित करने के लिए, तो सिर्फ वो पैसों के गढ़ और एक तरह से उनके जो महल हैं वो बन गए हैं। नंबर 6 बात करते हैं कि पेशेवर गुटबंदी की प्रवृत्ति, यानी कि पेशेवर जो गुटबंदी की प्रवृत्ति है वो एक तरह से वहां पाई जाती है। जापान में राजनीतिक दल पूर्णतः एकजुट, संगठित और अनुशासित नहीं होते। इनमें आंतरिक गुटबंदी एवं दलबंदी पाई जाती है। दलों की आंतरिक फूट, गुटों का अलग होना तथा फिर एक होना जापान में बड़ी आम सहमति है, यानी कभी बिखर जाते हैं, कभी दलबंदी बन जाती है, कभी गुटबंदी बन जाती है। तो ये एक तरह से वहाँ आम बात। इसी कारण वहाँ मिली जुली सरकारें भी बनती हैं, यानी कि गठबंधन सरकारों का दौर वहाँ चलता रहता है। तो ये कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ लिखी थी। पेशेवर राजनीतिज्ञों के समूह है, पेशेवर गुटबंदी की प्रवृत्ति। एक जो विशेषता है वहाँ की बहुदलीय पद्धति वहाँ पाई जाती है कि जापान में इतनी अधिक राजनीतिक दल सक्रिय हैं कि उनमें बहुदलीय पद्धति वाला देश कहा जा सकता है, जैसे भारत भी बहुदलीय पद्धति वाला देश कहा जाता है। 1947 में नए संविधान के लागू होने के समय निर्वाचन प्रबंधन समिति द्वारा की गई गणना के अनुसार इनकी संख्या लगभग 1250 पाई जाती है।
यानी कि सभी दलों को मिलाकर उनकी बात करें तो लगभग 1250 राजनीतिक दल वहाँ आज भी विद्यमान है। तो ये एक तरह से जो जापान में राजनीतिक दल है उनके बारे में लिखा मैंने आपको यहाँ सामान्य परिचय की बात की है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, 3 बिंदुओं पर अपन ने यहाँ चर्चा करी है कि जापान में राजनीतिक दलों का विकास हुआ है, ठीक है, यानी कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के प्राण कहा गया है यहाँ। दूसरा बिंदु मैंने लिखा है कि जापान के प्रमुख राजनीतिक दल, यहाँ मैंने आपको लिख दी है 6 दल हैं, इनकी जो स्थापना की डेट है वो मैंने एक तरह से यहाँ लिख दी है। तीसरा बिंदु मैंने लिखा था कि राजनीतिक दलों की विशेषताएं को मैंने लिख दी है कि राजनीतिक दलों के जो सूत्र हैं उच्च वर्गीय लोगों के हाथों में जुड़े हुए हैं, संवैधानिक मान्यता का अभाव है, राष्ट्रीय आधार का अभाव है, नौकरशाही की प्रभावी भूमिका है, पेशेवर राजनीतिज्ञों के संबंध में पेशेवर कूटनीति की प्रवृत्ति यहाँ पाई जाती है, वो बहुदलीय पद्धति यहाँ पाई जाती है। तो छोटे बड़े सवाल जो है आपको किसी भी प्रकार से साथियों यहाँ परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप अपने नोटबुक से भी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हैंडराइटिंग जो है आपकी वो बहुत लेखन शैली बहुत प्रभावी और सुंदर होनी चाहिए, तभी एग्जामिनर जो है आपकी लेखन से और आपकी पढ़ाई से प्रभावित होगा, ठीक है। वो आपकी शक्ल या चेहरा देखकर नंबर नहीं देगा, उसका जो आपका जो आईना है वो एक तरह से कॉपी है, आपकी जो कॉपी एग्जाम कॉपी उसके पास आएगी वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, उसी से वो आपको नंबर देगा। तो हमेशा लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जामिनर को आपको किस प्रकार से प्रभावित करना है ये बात आपके मस्तिष्क में लगातार होनी चाहिए। लगातार अपने नोटबुक से प्रैक्टिस करते लिख कर याद करते रहिए। आगे वाला टॉपिक है जो साथियों केवल इस क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।